गुड मॉर्निंग। यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये टॉपिक चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड एक प्रिंसिपल आपने देखा था, अफबाउ प्रिंसिपल, इसके पहली वाली क्लास में। अफबाउ प्रिंसिपल के बाद अब हम आते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एग्जाम्स में अक्सर आता है, क्वेश्चन होता है स्टेट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? No two electrons of an atom have the same set of 4 quantum numbers। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक एटम है, लाइक द हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले तो ये होगा 1s2, पहले भी हम देख चुके थे। एंड 1s2 का यदि अपन बॉक्स के फॉर्म में शो करें तो एक सिंगल बॉक्स ही होता है, क्योंकि s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, एंड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पाउली का कहना है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रहेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो एक हमने क्लॉकवाइज शो कर दिया, सेकंड को एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की हमने क्वांटम नंबर्स बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पहले लिखते हैं फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और यहाँ लिखें हम फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉन के हम क्वांटम नंबर्स फाइंड करते हैं। पहले लेते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ पर s के सामने 1 लिखा है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। फिर देन एजीमुथर क्वांटम नंबर, ये डिपेंड करती है s पर। s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है l की वैल्यू, तो इस केस में भी 0 ही होगी। फिर m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, l 0 होता है तो m हमेशा ही 0 होता है, तो m हमने 0 ले लिया। फिर आते हैं पर फोर्थ वैल्यू पर। फोर्थ वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिख रहा है यहाँ। क्लॉकवाइज का मतलब है इसकी वैल्यू हो जाएगी +1/2, और ये नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी -1/2। तो एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब यदि हम क्वांटम नंबर्स का सेट कंपेयर करें तो जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की सेम आ रही है, बट जो फोर्थ क्वांटम नंबर है ये डिफरेंट आ रही है। यहाँ वैल्यू +½ है, यहाँ वैल्यू -½ है। तो यही पाउली का कहना है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के केस में चलेंगे तो हमेशा ही क्वांटम नंबर का जो सेट आएगा वो डिफरेंट आएगा, किसी के लिए भी सेम नहीं आएगा। ऐसे ही हम कोई और एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हमने नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन करें 1s2, 2s2 एंड 2p3, या अबव प्रिंसिपल से कन्फिग्रेशन हुआ। पावर में जितना लिखा है सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल करें 4 and 3 7, तो ये 7 हो गए। एंड इनके यदि हम बॉक्सेस बनाते हैं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ये 2s में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ये 2p, एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आगे हम हुंस रूल पढ़ेंगे। हुंस रूल क्या होता है उसको भी थोड़ा सा यही हम देख लें। 3 इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ फिल करना है, तो डायरेक्ट पेयरिंग नहीं करेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शो नहीं करेंगे। पहले तो सारे ही ऑर्बिटल्स में एक एक फिल करेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन होगा तो पेयरिंग करेंगे। मतलब कैसे? 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक यहाँ दे दिया, फिर एक यहाँ दे दिया, फिर एक यहाँ दे दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। मान लो बचा होता तो फिर वो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर दे देते। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, इनको हम अनपेयर्ड बोलते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस नाइट्रोजन के केस में मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इनकी क्वांटम नंबर का सेट बनाना हो तो हम कैसे करें? पहले हम आइडेंटिफाई करें फर्स्ट कौन है और फोर्थ कौन है। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा फोर्थ है। अब फर्स्ट देखिए 1s में है तो n की वैल्यू 1 हो गई, फोर्थ आपका 2s में है तो n की वैल्यू 2 हो गई। शायद मीनिंग कंफर्म। पहले तो हमने फर्स्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, फोर्थ को आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को देखा तो नाम लिखा था 1s, 1 है इसका मतलब n की वैल्यू 1, ये 2s लिखा मतलब n की वैल्यू 2। दोनों ही केस में ss ऑर्बिटल है, इसका मीनिंग l की वैल्यू 0 0 है। l की वैल्यू 0 है तो m ऑटोमेटिकली क्या हुआ? 0 हुआ। अब हम s की वैल्यू कंफर्म करें, अपवर्ड एरो मींस +½ और यहाँ देखें डाउनवर्ड एरो, इट मींस -½ तो फिर सेट देखें, यहाँ ये सेट देखें, क्या ये सेट सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसका मीनिंग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर, हुंस रूल, जो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया था हुंस रूल। इसको हम थोड़ा कंफर्म कर लें। कई जगहों पर ये यूज होता है हुंस रूल।
हुंस रूल को हम हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कह सकते हैं। हुंस रूल, पहले तो हम यही देखें कि हुंस रूल कहाँ एप्लीकेबल होता है। हुंस रूल एक्चुअली सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में यूज होता है। सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स कौन से? लाइक p ऑर्बिटल, लाइक d ऑर्बिटल, लाइक f ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर्स में आपने पढ़ा था कि जो p ऑर्बिटल है इसके 3 टाइप्स होते हैं, px, py, pz। d में आपने पढ़ा था कि इसके 5 टाइप्स होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। एंड f में 7 टाइप्स होते हैं, यानी 7 बॉक्सेस आते हैं, बट उनके नेम कंफर्म नहीं क्योंकि शेप अननोन होता है, इसलिए ये 7 अननोन हम यहाँ ऐसा लिखते हैं। अब देखें ये जो 3p ऑर्बिटल्स हैं, मतलब कभी भी हमको p ऑर्बिटल शो करना है, बनाना है, तो हम हमेशा 3 बॉक्सेस बनाएंगे लाइक दिस। ये p 3 बॉक्सेस बनाएंगे। d का भी बनाना है तो ऑलवेज हम 5 बॉक्सेस बनाएंगे d के। f का भी बनाना है तो हमेशा हम 7 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ये f ऑर्बिटल, और इनके सामने इनकी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए इसकी 3 है तो 3p, ये 4d, ये 5p, लाइक दिस, ऐसा जो भी होगा। और फिर इसमें हमको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। पहले तो ये p ऑर्बिटल के जो 3 टाइप्स हैं, px, py, pz, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है या इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि जो px, py, pz है ये सेम एनर्जी वाले होते हैं, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं। ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स का एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ये भी कहा जाता है। तो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, उसमें यदि हमको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं पहले हम सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, यानी एक एक ऑर्बिटल में एक एक फिल करेंगे। मान लीजिए कि अभी p ऑर्बिटल में हमको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो पहले हम इसमें इस p में डालें, मतलब px में, पेयर नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ डाल दें py में, फिर हम pz में डाल दें, और फिर जो फोर्थ बचा है उसकी हम पेयरिंग कर दें यहाँ, लाइक दिस। काउंटिंग भी ऐसी ही होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन। सेम वैसे ही डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, तो 7 कैसे फिल किया जाएगा? तो जितने भी 5d ऑर्बिटल्स हैं ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ऑल 5d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, और जब सेम एनर्जी ऑर्बिटल है तो जो हमको 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है तो 1 1 1 1 1 ऐसा हमने फिल किया 5, अब बचे 2 हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से फिल कर दें। ये हमारा हुंस रूल है। अब इस हुंस रूल को पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। पर्टिकुलर एलिमेंट से मीनिंग लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ये हम लेते हैं। अब इनके हम बॉक्सेस के फॉर्म में इनको शो करें। बॉक्सेस से मीनिंग s ऑर्बिटल एक ही बॉक्स बनेगा, फिर 2s ऑर्बिटल इसमें भी एक ही बॉक्स बनेगा। एक ही बॉक्स क्यों बन रहा है? क्योंकि जो s सब शेल है उसमें s ऑर्बिटल ही आता है, बट p सब शेल में 3p और ऑर्बिटल्स आते हैं, इसलिए p के केस में 3 बॉक्सेस बनेंगे px, py, pz के फॉर्म। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पाउली प्रिंसिपल के बेसिस पे चलें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक क्लॉकवाइज चलेगा तो एक क्या चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब 4 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ देखा, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल एक 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 सब में फिल कर दें, और उसके बाद फिर हम पेयरिंग करें लाइक दिस। तो इस टाइप से ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ऐसे ही हम किसी का भी बना सकते हैं। नाइट्रोजन का बनाना है तो नाइट्रोजन बना लें, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, बॉक्सेस बनाए, 1s के लिए एक ही बॉक्स होगा, 2s के लिए भी एक बॉक्स होगा, p के लिए चलेंगे तो 3 बॉक्सेस आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया तो 1s में 2, 2s में भी 2, p में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हुंस रूल से 1 1 1 सब में हम देंगे। हुंस रूल पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बेसिस पर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बाकी इसके पहले जितने भी ऑर्बिटल सब में पेयर्ड हैं, सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसी में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं।
तो कभी भी किसी भी एलिमेंट के एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो उसके लास्ट के 2 या 3 ऑर्बिटल को ही हमें देखना होता है, क्योंकि उसी में हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब ये एक तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, बट जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलते हैं। मान लीजिए कोई पेयर्ड है, फॉर एग्जांपल लाइक नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 और इनके बॉक्सेस बनाए तो ये 1s कितने इलेक्ट्रॉन से 2, 2s में चले कितने इलेक्ट्रॉन से 2, 2p में चले कितने इलेक्ट्रॉन से 6, तो 6 फिल करना है तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल 1 1 1 एंड फिर देन पेयरिंग कर लें लाइक दिस। इसमें देखिए सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मीनिंग ये डायमैग्नेटिक है। ये चीजें आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसका मीनिंग नियॉन जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एंड ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये वीकली रिपल शो करता है, ये वीकली रिपल्शन शो करता है। कौन? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इस तरह से ये था हमारा हुन्स रूल। अब इसी हुन्स रूल एंड पाउली प्रिंसिपल के बेसिस पर कुछ और एटम्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बना लें। वैसे इसके पहले हम देख चुके थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, पर फिर थोड़ा और देख लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यह हमारे लिए बेसिक चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, कुछ एटम्स के कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं। कुछ एटम्स के कॉन्फ़िगरेशन लाइक सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, इस तरह से होगा। सभी के हम बॉक्सेस भी बना सकते हैं लाइक दिस, ये हुआ। इसका नेम दे दिया हमने 1s 2s 2p 3s, इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 2 फिर देन 2 1 1 1 फिर देन पेयरिंग कर ली लाइक दिस एंड 3s में 1। अब मान लीजिए इसी एटम का आयन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। अब आयन कैटायन है तो कैटायन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा हमें हटाना है आउटरमोस्ट शेल से। अब देखिए आउटरमोस्ट शेल कौन सी, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। तो थर्ड शेल हमारी आउटरमोस्ट होगी, उसमें से हटा देंगे तो 1s2 वैसे ही रहेगा, 2s2 2p6 वैसे ही होगा एंड 3s 0 हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस तरह से आयन का भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। वैसे ही हम और लें, मान लीजिए हमारे पास क्रोमियम है। क्रोमियम याद होगा आपको, क्रोमियम एंड कॉपर, ये जो 2 एटम्स है इसमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। कैसे? क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अफबाउ प्रिंसिपल से आप इतना बना लेंगे। फिर देन 4s1 एंड 3d5, 4s1 3d5, इस चीज को कंफर्म करने के लिए थोड़े हम इनके बॉक्सेस बना लें। आउटर मोस्ट जो 2 ऑर्बिटल्स हैं 4s एंड 3d, इनके हमने बॉक्सेस बना ली। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल 1 1 1 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। तो देखिए कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, तो जो कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमने कोशिश ये करना चाहिए कि एलिमेंट्स को कंप्लीटली हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फुल फिल्ड की सिचुएशन में रखें, जिससे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ऐसा है कि पहला रीज़न बताते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एंड सेकंड फैक्टर जो है या सेकंड रीज़न जो है उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। इस केस में एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह से ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम में हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स,
कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम बताएंगे इसमें 5 and 1 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये काफी ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, यानी स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। यानी अनपेड ज्यादा होंगे तो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, अनपेड कम होंगे तो उतना कम पैरामैग्नेटिक। ठीक वैसे ही अब इसके आयन पे चलें, Cr3+, मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि 3 इलेक्ट्रॉन हम निकालें कैसे। पहला ये कॉन्फ़िगरेशन तो वैसा का वैसे ही रहेगा। एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, ऑर्गन का। तो हम सीधा ऑर्गन लिख दें, भाई इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, इसको कंडेंस करके ऑर्गन लिख लें। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये 4th शेल है, ये 3rd शेल है। अभी आपको बताया कि आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 4th शेल। तो 4th शेल में से पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 4th शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हो जाएगा 4s0। और फिर डी में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 3d3 हो जाएगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्रोमियम आयन का। और अब क्रोमियम आयन में यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो देखिए कैसे, डी ऑर्बिटल है, 5 बॉक्सेस एंड कितने अनपेड हैं, 3 अनपेड हैं, खत्म। बाकी इसके पहले की बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि पहले की जितने भी ऑर्बिटल सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, सिर्फ इसी में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्रोमियम एंड क्रोमियम आयन दोनों ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाला है, बट ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक है एटम, एंड आयन जो है ये कम पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था क्रोमियम का। ऐसे ही आयरन के केस में भी चले, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको भी थोड़ा देखें। आयरन एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन हम कंडेंस कर रहे हैं ऑर्गन के बेस पर, एंड फिर देन ले लिया हमने 4s2 एंड 3d6 कंफर्म। टोटल करें इलेक्ट्रॉन 18 एंड 220 एंड 6 26। अब यदि मान लीजिए हम बॉक्सेस बनाए इसमें 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3d, 5 बॉक्सेस हैं अकॉर्डिंग टू हुल्स रूल, 1 1 1 फिल किया और फिर पेयरिंग कर दी। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। मतलब अनपेड के बेसिस पे हमने पैरामैग्नेटिक ले लिया। वैसे तो आयरन फेरोमैग्नेटिक में आता है, वो एक अलग बात है, बट अभी सिर्फ पेयर्ड अनपेड के बेस पे पैरा और डाई हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो 4 अनपेड है, इट मींस पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अब यदि मान लीजिए हमें Fe2+ आयन बनाना है, Fe2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो गए, कम हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन है, इसका नेम होता है फेरस, सभी जानते हैं। मतलब फेरस आयन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो हम कैसे बनाएं, Ar तो हमारा वैसे ही रहेगा, आउटर मोस्ट ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें हमको डिसाइड करना है कि इन दोनों में आउटर मोस्ट कौन है, 4s है कि 3d है। 4th शेल हमेशा आउटर मोस्ट होगी, तो 4s में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। गलती हम क्या करते हैं, हमेशा निकाल देते हैं 3d से, सब कुछ बिगड़ जाता है। तो आपने क्या करना है, 4s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, एंड 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 4s 0 हो जाएगा एंड 3d 6 मिलेगा, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन हमें शॉर्ट करने हैं इसमें से। और ये जो 3d 6 ये ठीक वैसे ही है जैसे ऊपर है, तो इसमें भी कितने अनपेड हैं, 4 अनपेड। तो ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अब फेरिक आयन ले लें, Fe3+ आयन, Fe3+ आयन 3 इलेक्ट्रॉन हमें कम करना है एंड 3 इलेक्ट्रॉन हमें कम करना है, तो 23, नाम दे दिया हमने फेरिक। कॉन्फ़िगरेशन देखें, Ar वैसे ही, 4s तो पहले ही खाली हो चुका था, अब D में से एक और खाली कर दे तो 3d5 हुआ, एंड 3d5 में अनपेड देखें, 3d5 हाउ मेनी अनपेड, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, एंड 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें है तो ये और भी ज्यादा पैरामैग्नेटिक हुआ। पैरामैग्नेटिक तो है ही, बट इसकी कंपैरिजन में भी क्या है, मोर पैरामैग्नेटिक। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है और क्यों, तो रीजन बताएंगे, फेरिक आयन इज मोर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 5। फिर आते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। तो बहुत सारे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और बहुत सारा सिलेबस हमारा अलग भी हो गया है। तो जो अलग हुआ सिलेबस है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में, बस उन्हीं की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे।
तो लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.63। बेस्ट आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करिए और 2.63 इस क्वेश्चन को अपने सामने रखिए और क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए आप। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.63 ये ब्रोमीन एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रोमीन एटम का possess 35 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 35 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि एटॉमिक नंबर 35 होता है इसका, 35 होता है एटॉमिक नंबर, इसलिए 35 इलेक्ट्रॉन्स बताया इसने। इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p, 2p में बता रहे हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3p, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 4p, 4p में जाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मिलेगा। Which of these electrons experience the lowest effective nuclear charge? किसमें लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसको हमें देखना है। पहले तो ये कैसे आ गए हैं ऑर्बिटल्स, पहले इनको कंफर्म करें। ये क्वेश्चन में जो दिया है, बेस्ट आप अफबाउ प्रिंसिपल से चलिए और जो ब्रोमीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए। 1s2, 2s2 होता है, 2p6, अफबाउ प्रिंसिपल सामने रखिए तब ये कन्फिग्रेशन बनेगा। फिर देन 3s2, 3p6, 4s2, फिर देन 4s2 के बाद 3d10, 3d10 के बाद 4p5। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कर लें 10, 12, 18, 20, 30, 35। इस तरह से ये हमारे 35 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्वेश्चन में जो जो बोला है वो सारे ऑर्बिटल्स हैं या नहीं? 2p6 है, 3p6 भी है, 4p5 भी है। अब इसमें यदि हम थोड़ा सा मॉडल बनाएं, एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, तो जो 2p ऑर्बिटल है वो यहाँ मिलेगा, 3p हमें यहाँ मिलेगा, 4p हमें यहाँ मिलेगा। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है, किसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे लोएस्ट होगा? जो सबसे दूर होगा उसमें सबसे लोएस्ट होगा, जो सबसे नजदीक होगा डेफिनेटली न्यूक्लियस पे ज्यादा क्या करेगा? अट्रैक्शन शो करेगा। तो 2p पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, 2p पे बहुत कम अट्रैक्शन है, तो लोएस्ट न्यूक्लियर चार्ज बोला तो कौन से ऑर्बिटल के लिए होगा? 4p के लिए होगा। रीजन बताएंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर है। फिर आते हैं 2.64 पर। 2.64 क्या कह रहा है? Among the following pairs of orbitals which will experience the larger effective nuclear charge, ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है बट पेयर दिए हैं 2s and 3s। अब इसी से क्लियर है 2s and 3s, 2s थोड़ा क्लोजर होगा, 3s थोड़ा दूर होगा, तो जो क्लोजर होगा वो लार्जर शो करेगा, मतलब 2s भी लार्जर होगा। ये ए क्वेश्चन था। फिर देन इसी में बी है, बी है 4d and 4f, 4d and 4f। इसमें चले तो 4d नजदीक होगा, 4f थोड़ा दूर होगा, तो ये जो 4d है लार्जर शो करेगा। ठीक वैसे ही 3d and 3p, 3d and 3p, तो जो 3d and 3p है उसमें 3p पहले आएगा, 3d थोड़ा बाद में आएगा, तो ये लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शो करेगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन 2.65। 2.65 The unpaired electrons in aluminium and silicon are present in 3p orbital. Aluminium and silicon. Atomic number 13, 14. Configuration 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2, 3p1. यहाँ चले तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2। मतलब जो p ऑर्बिटल है उसी में हमें क्या मिल रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से मीनिंग कंफर्म है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे? 3p, p बॉक्सेस होंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इस 3p में चले, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो किसमें हमें बोला है मोर इफेक्टिव चार्ज होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस? तो ये 3 प्रोटॉन्स है, 13 प्रोटॉन्स है और ये 14 प्रोटॉन्स हैं, तो 14 प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा प्रोटॉन जो रहेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शो करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन यदि 1 यूनिट से भी बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इसलिए सिलिकॉन जो है ये मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शो करेगा। किसके लिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए।
तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, बाकी इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।